आज हम डीएलएड चतुर्थ सेमेस्टर के विषय शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन के अंतर्गत प्रकरण समय प्रबंधन पर चर्चा करेंगे। देखिए, बच्चों के सर्वांगीण विकास जो होता है, बच्चों का सर्वांगीण विकास वो विद्यालय में होता है। तो विद्यालय जो होता है वो इस तरह की गतिविधियां अपने विद्यालय में कराता है, इस तरह के कार्यक्रम कराता है जिससे कि बालकों का बौद्धिक, शारीरिक और भावनात्मक विकास हो सके। तो ऐसी चीजों को वो अपने पाठ्यक्रम में शामिल करता है। तो जब पाठ्यक्रम विद्यालय का कार्य हो गया कि बच्चों के लिए ऐसी गतिविधियों को संचालित करना जिससे कि बच्चों का सर्वांगीण विकास हो सके। अब गतिविधियों को करना है तो उसके लिए कब कौन सी गतिविधि होगी, कितनी देर की गतिविधि होगी, कितना देर शिक्षण कार्य होगा, कौन कराएगा उसको, इसके लिए क्या होता है कि वहां पर एक तो समय सारणी बनाई जाती है या समय का प्रबंधन किया जाता है। उस पूरे कार्य व्यवस्था के लिए समय का प्रबंधन किया जाता है। तो जब भी पाठ्यक्रम के अनुसार अपने दैनिक कार्यों के लिए विद्यालय जब योजनाबद्ध तरीके से उन कार्यों को संचालित करता है और जो व्यवस्था उसके लिए करता है उसी को समय सारणी या टाइम टेबल कहा जाता है। समय सारणी को विद्यालय की दूसरी घड़ी कहा जाता है। दूसरी घड़ी, इसकी तुलना घड़ी से इसलिए की गई है कि जिस तरह से घड़ी हमें समय बताता है कि अब कितने बज रहे हैं, या दोपहर है कि शाम है, इसी तरह से जो समय सारणी या टाइम टेबल होता है वह भी घड़ी की भांति हमें यह बताता है कि कितने बजे किस विषय की क्लास है, हमें कहाँ जाना है पढ़ने, कौन सा शिक्षक हमें पढ़ाएगा या अन्य गतिविधियां कराई जाती हैं, तो वो भी पता रहता है कि हमें किस गतिविधि के लिए उसका क्या टाइमिंग है, लंच का क्या टाइमिंग है, पुस्तकालय में जाने का क्या टाइमिंग है। तो इस तरह से समय सारणी को घड़ी की संज्ञा दी जाती है। इसके अलावा सप्ताह के विभिन्न दिनों में जो भी क्रियाकलाप होते हैं वो सब समय सारणी में उल्लिखित होते हैं। विद्यालय की जो समय सारणी की बात करते हैं तो विद्यालय की जो प्रबंधकीय व्यवस्था होती है, यानी विद्यालय में प्रबंधन की जो व्यवस्था की जाती है उसमें विद्यालय की समय सारणी उसका एक अभिन्न अंग होती है। जिस तरह से विद्यालय को भौतिक संसाधनों का भौतिक संसाधनों का प्रबंधन करना पड़ता है, मानवीय संसाधनों का प्रबंधन करना पड़ता है, उसी प्रकार से विद्यालय को समय का भी प्रबंधन करना पड़ता है। अगर जिस विद्यालय में समय का उचित प्रकार से प्रबंधन न हो, जो उनको 4 घंटे, 6 घंटे, 5 घंटे क्लास वाइज, कक्षा वाइज जिस तरह का समय उनको मिला रहता है, अगर उसका उचित रूप से प्रबंधन न किया जाए तो वह विद्यालय या संस्था मात्र भीड़ रह जाएगी। जितने मानवीय संसाधन वहां पे होंगे, शिक्षक होंगे, उनकी एक भीड़ रह जाएगी। वहां पर कोई भी कार्य सुव्यवस्थित रूप से नहीं चल सकता है। इसीलिए कहते हैं कि समय सारणी विद्यालय का दर्पण होता है जिसमें विद्यालय के समस्त कार्य या क्रियाकलाप उसमें प्रतिबिंबित होते हैं या दिखाई देते हैं। जब समय सारणी बन जाती है तो इससे विद्यालय का कार्य सुव्यवस्थित रूप से चलता है, उस योजना के अकॉर्डिंग चलता है, और इससे क्या होता है कि समय और श्रम का अपव्यय नहीं होने पाता है, सभी के कार्यों में संतुलन बना रहता है। चाहे वो शिक्षक हो, चाहे वो छात्र हो, निर्धारित समय पर जो भी उनके लिए क्रियाकलाप करने होते हैं उसमें वो संलग्न रहते हैं। अब बात करते हैं समय प्रबंधन के उद्देश्य कि समय प्रबंधन क्यों आवश्यक है, किन उद्देश्यों को पूरा करने के लिए समय प्रबंधन किया जाता है। तो जो सबसे पहला उद्देश्य है हमारा वह है निर्धारित पाठ्यक्रम को निर्धारित समय में पूरा कर सकेंगे। यानी कि जिस कक्षा के लिए जो भी पाठ्यक्रम चलाया जा रहा है उसके लिए जो समय सीमा दी गई है उसको कितने समय में, जो समय दिया गया उसको पूरा करने के लिए एक हमें दिशा निर्देश या एक हमें रूपरेखा मिल जाती है। जैसे आप लोगों का 6 महीने का सेमेस्टर होता है, एक सेमेस्टर, तो उस सेमेस्टर जब 6 महीने का पता है, अब उसमें जितने आपके सिलेबस में जो विषय हैं, जितना उसमें कंटेंट है, इसके अलावा जो अन्य गतिविधियां हैं उसको उस समय में टाइम बाउंड
है कि उसमें पूरा करना है, तो इसलिए इस हिसाब से समय सारणी बनाई जाती है। समय सारणी बनाने से ये होगा कि ऐसे ऐसे पढ़ाई हो गया, इन विषयों को इतना भार देना है, ऐसे कब क्रियाकलाप कराना, कब इंटर्नशिप पर भेजना है, तो एक व्यवस्थित तरीका हो जाता है, तो हम अपने पाठ्यक्रम को सही समय पर पूरा कर लेते हैं। दूसरा जो हमारा उद्देश्य है वह है पाठ्यक्रम से संबंधित समय समस्त विषयों एवं क्रियाकलापों को उनकी सापेक्षिक महत्व के अनुसार उचित समय प्रदान कर सकेंगे। यहाँ पर यह बात आती है कि जो विषय कठिन है, जिसमें कोर्स ज्यादा है या जिसमें कोर्स कम है, उनके महत्व के हिसाब से, उनके सापेक्ष के हिसाब से हम उनको उस समय सारणी में अधिभार या भार देते हैं या समय देते हैं। तीसरा जो समय प्रबंधन का उद्देश्य है वह है अध्यापकों को उनकी योग्यता, क्षमता एवं रुचि के अनुसार कार्य का वितरण कर सकेंगे। समय सारणी बनती है तो समय सारणी में जिस विषय का शिक्षक रहता है, जिसको जिस योग्यता होती है या अन्य क्रियाकलापों में शिक्षकों को जो क्षमता के अनुसार सभी शिक्षकों को कार्य दिया जाता है और उसको वो करते हैं। अगला जो उद्देश्य है समय प्रबंधन का वह है कि विद्यालय में उपलब्ध भौतिक साधन जैसे पुस्तकालय, खेल कूद के मैदान आदि के लिए उचित समय निर्धारित कर सकेंगे। यानी जब समय सारणी बनाई जाएगी, समय का प्रबंधन करेंगे, तो हमें उसमें शैक्षिक कार्यों के अलावा कि बच्चों को कब लाइब्रेरी ले जाना है या खेलने के लिए कब भेजना या अन्य गतिविधियों को कैसे कराना है, कब कराना है, तो वो समय प्रबंधन के तहत हम उस समय सारणी में मेंशन कर देते, क्योंकि उसको करने के लिए स्कूल टाइम से अलग टाइम नहीं आता है। इसलिए समय प्रबंधन का एक उद्देश्य ये भी है कि इन विभिन्न क्रियाकलापों के लिए भी उसमें हमें स्थान देना पड़ता है। अब हम बात करते हैं समय सारणी के प्रकार कि समय सारणी बनाई जाती है तो कितने प्रकार की बनाई जा सकती है, कैसी किन आधारों पर बनाई जाती है। तो सबसे पहले बात आती है कक्षावार समय सारणी, यानी कक्षा के हिसाब से समय सारणी बनाई जाए। जैसे छोटी कक्षाएं हैं, शिशु फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, तो इनके टाइमिंग कम होगी तो इनकी अलग समय सारणी बनेगी। कक्षा 6 से आपका 8 तक की अलग समय सारणी बनती है, 9, 10, 11, 12 के लिए अलग समय सारणी बनेगी, और प्रोफेशनल कोर्सों के लिए या टेक्निकल कोर्सों के लिए उनकी समय सारणी अलग होगी कि उनका पाठ्यक्रम अलग होगा। तो एक जो समय सारणी का प्रकार है वो कक्षावार समय सारणी है। दूसरा है अध्यापक वार समय सारणी। कहीं कहीं पर ऐसा होता है कि टीचर या तो बहुत कम होते हैं या बहुत ज्यादा होते हैं, तो उसके उनका समायोजन करने के लिए शिक्षकों के सभी शिक्षकों को भार देने के लिए या बच्चों की क्लासेस खाली न जाए, उसके अनुसार अध्यापक के हिसाब से समय सारणी बनाई जाती है। नेक्स्ट है आपका पाठ सहगामी क्रियाकलापों की समय सारणी, जो कि शिक्षा का उद्देश्य है कि बच्चों का सर्वांगीण विकास करना, बच्चों के हर पक्ष का विकास करना। तो इसके लिए जो विभिन्न तरह की पाठ सहगामी क्रियाकलाप कराए जाते हैं उसको भी समय सारणी में मेंशन किया जाता है या जगह दिया जाता है, तो उसके अनुसार भी टाइम टेबल का प्रकार होता है या बनाया जाता है। नेक्स्ट है अध्यापकों के रिक्त घंटों की समय सारणी। शिक्षकों को पढ़ाना है, पढ़ाने के लिए तैयारी करनी है जिससे वो अपना जो प्रस्तुतिकरण अच्छा कर सके। इसके अलावा जो अगर वो छोटे बच्चों को पढ़ाना है तो उनके लिखित कार्यों का मूल्यांकन करना है। अन्य भी कार्य होते हैं जैसे प्रैक्टिकल कराना है तो उसकी प्रिपरेशन कराना। तो इन सब के लिए शिक्षकों को समय सारणी के निर्माण में यह भी ध्यान देना चाहिए, प्रकार होना चाहिए कि उसमें शिक्षकों को खाली पीरियड दिया जाए। नेक्स्ट है लिखित कार्यों का मूल्यांकन की समय सारणी। सभी शिक्षकों को जो भी कॉपी लिखवा रहे हैं, असाइनमेंट करवा रहे हैं, तो उनको चेक, जब वो पूरे टाइम शिक्षण ही कार्य करेंगे उसमें उनको टाइम नहीं दिया जाएगा तो उसका इवेल्युएशन वो कब करेंगे, इसलिए समय सारणी में उसको भी स्थान दिया जाता है। अगला और अंतिम है कार्य अनुभव और खेल कूद की सदनवार समय सारणी। बच्चों के शारीरिक विकास के लिए, बच्चों की नीरसता को दूर करने के लिए, बच्चों को में उत्साह लाने के लिए विभिन्न तरह के कार्य अनुभव और खेल कूद कराए जाते हैं। तो इस
इसका यह भी कार्य समय सारणी के प्रकार में कि दिन के हिसाब से किस दिन किस बच्चे को या किस ग्रुप को, किस हाउस वाइज, जिस तरह से जहाँ का सिस्टम हो जिस विद्यालय का, उसमें मेंशन किया जाता है, उसके अकॉर्डिंग समय सारणी बनाई जाती है। अब बात करते हैं कि समय सारणी का महत्व, कि समय सारणी की क्या इंपॉर्टेंस है, क्यों समय सारणी बनाना जरूरी होता है। तो देखिए, समय सारणी एक ऐसी चीज होती है या एक ऐसा माध्यम है, एक ऐसी रूपरेखा है जिसके द्वारा विद्यालय के कार्यक्रमों को हम सुव्यवस्थित रूप से चलाते हुए हम समय का सदुपयोग कर सकते हैं। और समय सारणी का जो एक महत्व है, समय की दृष्टि से महत्व है, व्यवस्थित तरीके से चलाने से महत्व है। इसके अलावा समय सारणी का अगर किसी विद्यालय में न बनाया जाए, कि समय सारणी का उपयोग न किया जाए, तो वहां पर जो लोग होंगे, मानवीय संसाधन होंगे या भौतिक संसाधन, उन सब में सभी की शक्ति और समय का दुरुपयोग होगा। भौतिक संसाधनों का सही से उपयोग नहीं हो पाएगा, उसका दुरुपयोग होगा। इसके अलावा मानवीय संसाधनों का भी, उनके समय और शक्ति का दुरुपयोग होगा। समय सारणी का महत्व नैतिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण होता है। नैतिक दृष्टि से क्या होता है कि जब बच्चों को विद्यालय बच्चे आते हैं तो समय से प्रेयर करना, बच्चों को सद्विचार बताए जाते हैं, उनसे बुलवाए जाते हैं, और समय से कक्षा में जाना, पढ़ना, समय से अपना कार्य करना, एक दूसरे का सहयोग करना। तो ये सारी चीजें होती हैं कि बच्चों में इस तरह के नैतिक गुणों का विकास होता है, अनुशासन का, नियम से रहने का, कर्तव्य परायणता का। तो समय सारणी के द्वारा बच्चों का, इसलिए समय सारणी का नैतिक दृष्टि से भी उपयोग होता है। अब हम बात करते हैं समय सारणी का एक महत्व मनोवैज्ञानिक दृष्टि से भी है। मनोवैज्ञानिक दृष्टि से समय सारणी इसलिए उपयोगी है क्योंकि जब हम समय सारणी का निर्माण करें तो हमें बच्चों की रुचियों में, आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर करना चाहिए। क्योंकि समय सारणी एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा विद्यालय में हम अनुशासन स्थापित कर सकते हैं। अनुशासन स्थापित करने का यहाँ मतलब यह है कि जो भी जिसका कार्य है, जो भी कार्य जिसको दिया गया है, वो अपने उत्तरदायित्वों को समय से करे, किसी भी कार्यों को करने में वो उल्लंघन न करे, समय का सदुपयोग करे। तो ये हमारा समय सारणी का महत्व हो गया। अब हम बात करते हैं समय सारणी बनाते वक्त ध्यान देने योग्य बातें। तो देखिए, सबसे पहले जो समय सारणी के ध्यान देने योग्य बातें हैं, सबसे पहले बात है कि शिक्षकों को उनकी योग्यता एवं रुचि के अनुसार विषयों के शिक्षण प्राप्त हो, साथ ही सभी शिक्षकों पर समान भार पड़े। यानी जो भी समय सारणी बनाए, टाइम टेबल बनाए, तो इस बात को ध्यान में रखकर प्रधान अध्यापक या जो भी संस्था का बनाए कि किसी भी शिक्षक को उसके रुचि और उसकी योग्यता के विपरीत कार्य न दिया जाए या विषय न दिया जाए। जिस विषय में उसको महारत न हासिल हो, जिस विषय में उसको ज्ञान न हो, ऐसे विषयों का शिक्षण कार्य शिक्षक को न दिया जाए। इसके अलावा ऐसा न हो कि किसी एक शिक्षक को 2-3 क्लास हो गई और किसी शिक्षक को एक या एक भी नहीं है। तो सभी शिक्षकों पर जब भी क्लास का डिस्ट्रीब्यूशन किया जाए, सभी पर समान भार होना चाहिए, यानी सभी पर लेक्चर समान होने चाहिए। दूसरा जो समय सारणी बनाते समय ध्यान देने की बात है, वह है कि पढ़ने, खेलने एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम हेतु उचित समय विभाजन हो। देखिए, सिर्फ शैक्षिक गतिविधि से बच्चों का हम उसके विभिन्न पक्षों का विकास नहीं कर सकते। इसलिए जो शिक्षा प्रक्रिया से अतिरिक्त अन्य गतिविधियां हैं, चाहे वो खेलने की हो, सांस्कृतिक कार्यक्रमों की हो, इसके अलावा पढ़ने, सभी के लिए समय उसमें उचित दिया जाए। उचित समय विभाजन का मतलब ऐसा नहीं कि खेलने के लिए 2 घंटा दे दिया जाए, पढ़ने का 1 घंटा रखा जाए, पूरा टाइम सांस्कृतिक कार्यक्रमों का, उनके महत्व के हिसाब से उनको समय दिया जाए। इसके अलावा समय सारणी बनाते समय
विद्यालय में उपलब्ध, नेक्स्ट है शिक्षकों के न तो कार्य के घंटे लगातार होने चाहिए ना ही विश्राम के। यानी कि जब भी समय सारणी बनाया जाए, ऐसा नहीं कि किसी टीचर के 2 घंटे लगातार हो, 3 घंटे, क्योंकि लगातार रहेगा तो वह थक जाएगा मानसिक और शारीरिक दोनों रूप से। और उसके बाद से वह जिस तरह से उसको अपने शिक्षण को प्रस्तुत करना है, प्रेजेंट करना है, प्रभावशाली शिक्षण करना, वह कर नहीं पाएगा। इसके अलावा विश्राम भी ना हो कि उसको 2-2 3-3 घंटे लगातार दे दिए, फ्री दे दिए जाए, तो पता चलेगा तो उस खाली बैठने पे भी जब हमारे पास कुछ काम नहीं होता तो क्या होता है, हमें नींद आती है, जम्हाई आती है, तो नीरसता आती है। तो ये सारी चीजों का ध्यान रखना चाहिए। नेक्स्ट है हमारा है कि समय सारणी बनाते समय विद्यालय में उपलब्ध सभी मानवीय और भौतिक संसाधनों को ध्यान में रखना चाहिए। यानी कि हमारे पास कितने कमरे हैं, कहाँ बैठने की व्यवस्था है, कितने शिक्षक हैं, कितने बच्चे हैं, उसके अकॉर्डिंग हमें समय सारणी बनाना चाहिए। यानी अगर एक ही 2 टीचर है और पता चला हम उनका 1 घंटी लगाए, दूसरी घंटी खाली छोड़ दिए, तब तो फिर बच्चे खाली घूमेंगे। इसलिए जिस तरह की हमारे पास व्यवस्था हो, जिस तरह के संसाधन हो, इसको भी ध्यान में हमें रखना चाहिए समय सारणी बनाते समय। नेक्स्ट है समय सारणी में व्यापकता होनी चाहिए या व्यापकता होती है। देखिए, समय सारणी व्यापकता का मतलब उसमें हर चीज शामिल किया जाए, चाहे वो शिक्षण हो या शिक्षण के अतिरिक्त, चाहे पुस्तकालय में जाने का समय हो, चाहे बच्चों के खेल कूद का समय हो, चाहे सांस्कृतिक कार्यक्रम का समय हो, या बच्चों को किसी अन्य तरह के समाज सेवी कार्यों, सामाजिक गुणों को विकास करने के लिए समाज सेवी कार्यों में लगाना, जो भी हो, विभिन्न तरह की गतियां, उनका प्रैक्टिकल कराना हो, उनको कंप्यूटर सिखाना हो, इस तरह की किसी भी गतिविधि के लिए उसमें व्यापकता होनी चाहिए, सिर्फ वो बहुत संकीर्ण नहीं होना चाहिए। इसके अलावा कार्य अनुभव को भी स्थान देना चाहिए समय सारणी में, यानी कुछ ऐसी भी चीजें कराई जानी चाहिए जिससे बच्चा स्वयं करके सीखे। नेक्स्ट है शारीरिक शिक्षा से संबंधित क्रियाओं का आयोजन होना चाहिए। शारीरिक शिक्षा से मतलब यहाँ पर है कि बच्चों को समय सारणी में इस तरह की भी जानकारी देनी चाहिए कि वो अपने शरीर के बारे में जाने, जागरूक हो सके कि कैसे हम अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं, किस तरह से अपने आप को हम साफ स्वच्छ रख सकते हैं। तो इस तरह के विषयों की भी जानकारी बच्चों को देनी चाहिए और समय सारणी में इसको स्थान देना चाहिए। अंतिम है हमारा, समय सारणी बनाते समय शिक्षा विभाग के नियमों का पालन करना चाहिए। देखिए, कोई भी विद्यालय चलता है तो वो मान्यता हमें सरकार के द्वारा या सरकार की जो संस्थाएं हैं उनसे प्राप्त होती है। तो विद्यालय जो चलता है वो शिक्षा विभाग के जो नियम होते हैं उन्हीं के अकॉर्डिंग चलता है। यानी स्कूल खुलने का टाइम, बंद होने का टाइम, कितने, कब एग्जाम होगा, कितने दिन का पाठ्यक्रम है, कब सेशन नया शुरू होगा, तो इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए समय सारणी का निर्माण करना चाहिए। अब बात करते हैं हम समय सारणी निर्माण के सिद्धांत की। यानी जब समय सारणी का प्रकार हो गया, उसको ध्यान देने की योग्य बातें हो गई, अब किन किन सिद्धांतों को फॉलो करते हुए हमें समय सारणी या आपका टाइम टेबल बनाना चाहिए। जैसे सबसे पहले हम बात करते हैं स्कूल के प्रकार कि देखिए, स्कूल का प्रकार भी डिपेंड करता है समय सारणी बनाने में, क्योंकि अगर कोई स्कूल सिर्फ बालिका का है तो उसकी समय सारणी अलग बनेगी, कोई बालक का है तो उसकी अलग, जहाँ सह शिक्षा होगी वहां का समय सारणी दूसरे तरह से बनेगा, उसको ध्यान में रखकर। इसके अलावा शहरी स्कूल है, ग्रामीण स्कूल है, तो वहां के क्रियाकलापों के हिसाब से उनका निर्धारण होता है, वहां की व्यवस्था के हिसाब से निर्धारण होता है। तो स्कूल के प्रकारों के सिद्धांतों को अपनाकर समय सारणी का निर्माण भी किया जाता है। दूसरा है हमारा विभागीय विनिमय। विभागीय विनिमय का मतलब यही है कि जो हमारा राज्य का शिक्षा विभाग है, जिस राज्य का जो शिक्षा विभाग है, जिस तरह के वो शैक्षिक वर्ष की लंबाई रखेंगे, जिस तरह जितना वो समय डिसाइड करेंगे और कब हमें सेशन स्टार्ट करना, कब हमें सेशन क्लोज करना है, कितने दिवस होंगे, कितनी छुट्टी होंगे, कितने कालांश होने चाहिए, कितने वर्किंग डे होने चाहिए। कुछ कोर्स ऐसे होते हैं, प्रोफेशनल कोर्स, उनका होता है कि डिसाइड होता है कि कम से कम इतने वर्किंग डे जरूर होने चाहिए। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए या इन सिद्धांतों को देखते हुए समय सारणी का निर्माण किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा न्याय का सिद्धांत।
देखिए, न्याय का सिद्धांत का मतलब है कि किसी भी कार्य को हम किसी के साथ अन्याय न होने पाए। यानी जब भी हम समय सारणी बनाए तो किसी भी शिक्षक के साथ अन्याय ना हो। इसको भी हम बाद में और आगे बताएंगे। नेक्स्ट है बच्चों का सापेक्षिक महत्व और उनकी जटिलता के अनुसार। यानी कि बच्चों के सापेक्षिक महत्व यानी किस विषय की बच्चों को कितनी आवश्यकता है, कौन सा विषय बच्चों के लिए ज्यादा कठिन है, कौन सा विषय बच्चों के लिए आसान है, कौन सा विषय बच्चों के लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो इन सब को ध्यान में रखकर या इन सिद्धांतों को फॉलो करते हुए भी समय सारणी बनाया जाता है। नेक्स्ट है हमारा उपलब्ध समय का परिमाण। ठीक है, यानी हमारे पास जो विभाग के समय के हिसाब से हमें समय मिल गया, तो उस समय में कुल कितने वर्ष मिले हैं या कितना दिन टोटल मिला, पूरे वर्ष की कितनी लंबाई मिली है और उसमें कुल कितनी छुट्टियां हैं, उनको देखकर भी समय सारणी बनाई जाती है। यानी अगर वर्किंग डे कम पड़ता है और समय हमारा निर्धारित है तो कभी कभी एक्स्ट्रा क्लासेस चला दी जाती हैं उस वर्किंग डे को पूरा करने के लिए। छुट्टियों में भी क्लासेस बच्चों की चला के उसको पूरा की जाती है। तो ये भी हमारे समय सारणी के निर्माण का सिद्धांत है। कुछ और सिद्धांत है, उस पर हम चर्चा करेंगे करेंगे सबसे इसमें है थकान का होना, थकान होना। देखिए, कुछ दिन या समय या कुछ घंटियां ऐसे होते हैं कि बच्चे थकान महसूस करते हैं। अब गर्मी का दिन लिया जाए तो गर्मी के दिन में जैसे जैसे धूप तेज होनी शुरू होती है या फिर दोपहर से 10 बजे से क्लास चला जाए तो थोड़ी देर बाद से ही बच्चे थकान, गर्मी की वजह से थकान महसूस करना शुरू कर देते हैं। और अगर सुबह से भी क्लास चलाई जाए तो बच्चे लास्ट वाले घंटे तक आते आते या लंच के बाद से थके से महसूस हो जाते हैं, थकान उनको लगने लगती है। तो इस सब चीजों को भी ध्यान में रखना चाहिए क्योंकि सुबह बच्चा आएगा, फ्रेश रहेगा, ताजा रहेगा, एनर्जेटिक रहेगा। तो सुबह हमें कठिन विषयों को रखना चाहिए और जब बच्चे थक जाते हैं तो ऐसे क्रियाकलापों के ऐसे विषयों को शामिल करें जिससे बच्चा आसानी से सीख सके। नेक्स्ट है विविधता का सिद्धांत। विविधता का सिद्धांत का मतलब ऐसा है कि जब भी हम समय सारणी का निर्माण करें तो इस ढंग से करें कि बच्चों के सीटों के बैठने के ढंग में समय समय पर परिवर्तन किया जा सके। क्योंकि देखिए, एक ही जगह हर आदमी परिवर्तन चाहता है, एक ही सीट पर बैठे बैठे या एक ही जगह बैठे मन उब जाता है। तो इसलिए कक्षाओं में रोटेशन की व्यवस्था रहती है कि जो आज बच्चा आगे बैठा वो पीछे, पीछे वाला आगे, इस साइड वाला उस साइड। इस तरह से भी हम उसमें टाइम टेबल में विविधता का सिद्धांत ला सकते हैं। हम कक्षा कक्ष को भी बदल सकते हैं। अब अगला है अध्यापकों के लिए खाली पीरियड का सिद्धांत। ठीक है, अध्यापकों के लिए खाली पीरियड का सिद्धांत में यह है कि जो भी अध्यापकों की जिस मतलब अपने शिक्षण कार्य को ज्यादा वो कुशलता पूर्वक कर सके, ज्यादा गुणवत्तापूर्ण कर सके, क्वालिटेटिव एजुकेशन बच्चों को दे, इसके लिए उन्हें बच्चों को अपने अपने शिक्षण कार्य की तैयारी के लिए उन्हें खाली पीरियड या खाली घंटे भी देनी चाहिए जिससे कि वो अपने शिक्षण कार्य को ज्यादा से ज्यादा अच्छा या शुद्ध वो कर सके। नेक्स्ट है खेल और मनोरंजन। देखिए, खेल जो होता है एक तरह से हम कहेंगे कि उत्साह भरने की चीज होती है, वो पूरी तरह से उदासीनता को खत्म कर देता है और खेलना प्रत्येक बच्चे की नेचुरल टेंडेंसी होती है। तो इसलिए खेल और बच्चे जब पढ़कर थक जाए या विभिन्न तरह के क्रियाकलापों के द्वारा थक जाए तो समय सारणी में कुछ ऐसी गतिविधि या खेलों का या आराम का जरूर समय शामिल करना चाहिए जिससे कि बच्चों का मनोरंजन हो सके और बच्चों की नीरसता या उदासीनता या थकान को दूर किया जा सके। अब हमारा लास्ट में है संसाधनों का उत्तम उपयोग। देखिए, संसाधनों के उत्तम उपयोग का मतलब कि हमारे पास जो भी जितने भी संसाधन है वो उसका हम ज्यादा से ज्यादा उपयोग करें, यही हमारा एक अच्छा प्रबंधन होता है।
तो जो भी हमारे पास ह्यूमन रिसोर्स है और आपका फिजिकल रिसोर्स है एवं इकोनॉमिकल रिसोर्स है, हम इस तरह से प्रबंधन करें या समय सारणी इस तरह से बनाए कि उनका हम ज्यादा से ज्यादा उपयोग कर सके। कहीं ऐसा ना हो कि वो उनका अपव्यय हो या वो बर्बाद होते चले जाएं। ठीक है, ये हमारा समय सारणी के निर्माण का सिद्धांत है। विविधता के सिद्धांत को हम 3 पॉइंट के द्वारा बता देते हैं जरिए कि कठिन विषयों के पीरियड लगातार नहीं होने चाहिए। ऐसी विविधता होनी चाहिए, क्योंकि अगर कठिन विषय पढ़ते जाएगा तो बच्चे क्या होंगे, ऊब जाएंगे, बोर हो जाएंगे और दिमाग भी उनका काम नहीं करेगा। इसके अलावा जहां तक संभव हो सके एक कक्षा को दिन भर एक ही कक्षा में नहीं बैठना चाहिए। जब क्लासरूम चेंज होता है तब भी बच्चों में थोड़ा सा, जब एक कक्षा से दूसरी कक्षा में मूव करते हैं, एक तो उनके शरीर में मूवमेंट होता है, चहलकदमी करते हैं, इससे भी उनका नीरसता दूर होता है। इसके अलावा जहां तक संभव हो सके एक अध्यापक के कक्षा में लगातार 2 पीरियड नहीं होने चाहिए, क्योंकि शिक्षक भी 2 घंटे पढ़ाते पढ़ाते बोर हो जाएगा, थक जाएगा, और बच्चे भी एक ही शिक्षक को एक ही शैली में पढ़ते पढ़ते बोर हो जाते हैं और उतने प्रभावशाली तरीके से नहीं सीख पाते हैं। इसी तरह से न्याय को सिद्धांत को भी इसमें है कि प्रत्येक अध्यापक को उसकी योग्यता के अनुसार विषय पढ़ाने के लिए दिया जाए। इसके अलावा सभी अध्यापकों पर शिक्षण का समान भार हो, किसी के साथ अन्याय बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। इसके अलावा अध्यापकों के शिक्षण के पीरियड लगातार नहीं होने चाहिए, क्योंकि पढ़ाने में शारीरिक और मानसिक दोनों शक्ति खर्च होती है। अब हमने एक समय सारणी इसमें डाला है। देखिए, एक शिक्षक वाले विद्यालय का के लिए समय विभाजन चक्र आपको दिख रहा होगा। ये यहाँ पर इस विद्यालय में सिर्फ एक शिक्षक है और कक्षाएं हमारी सब है आपकी। तो उस कक्षा आपकी कक्षा 1 2 3 4 5 5 कक्षाएं हैं और एक शिक्षक। अब कैसे मैनेज करना है? अब यहाँ पर देखिए अध्यापक के हिसाब से समय सारणी बनाई गई है, टीचर सिर्फ एक है। अब उसको एडजस्ट करने के लिए हर कक्षा के मॉनिटर को लिया गया। इस तरह से समय टी जो है वो टीचर है, एम मॉनिटर है। इस तरह से शिक्षक टाइम टेबल व्यवस्थित किया गया है कि कोई भी क्लास खाली नहीं रहेगी, सब में कुछ न कुछ शिक्षण कार्य या व्यवहारिक कार्य वहां पर होता रहेगा। इसी तरह से ये 2 शिक्षकों वाले प्राथमिक विद्यालय है तो समय विभाजन चक्र या समय सारणी है। यहाँ पर 2 शिक्षक है, T1 और T2, 5 क्लासें हैं। एम मॉनिटर उस क्लास के जो भी होंगे उनके द्वारा सारी कक्षाओं को, 5 कक्षाओं के पूरे 6-8 घंटे को वो समायोजित किया गया है और बच्चों को पढ़ाने की व्यवस्था की गई है। तो ये सारी चीजें सीखने की हैं आप लोगों के लिए कि जब भी आप शिक्षक बने तो किस तरह से वहां पर समय का उचित प्रकार से प्रबंधन करें और वहां पर बच्चों का नुकसान न होने पाए। जो भी हमारे पास संसाधन है हम उसका ज्यादा से ज्यादा उपयोग कर सकें। धन्यवाद।